तो महाबहस आज गर्म होने वाली है। आज पश्चिमी यूपी के सरधना में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा की और सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, कर्फ्यू वाली नहीं, अब कांवड़ वाली सरकार को जिताइए। सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं। लोगों से अपील की और सीएम योगी ने अपील करते हुए कहा कि कईयों की गर्मी शांत हो चुकी है, अब दोबारा इन्हें गर्म मत होने दीजिए। और दूसरी तरफ बीजेपी ने आज अपनी 10वीं लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें यूपी की 12 में से 7 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। इन सीटों पर एक सीट मैनपुरी भी है, जिस पर बीजेपी ने डिंपल यादव के सामने यूपी के मंत्री और मैनपुरी सदर से विधायक जयवीर सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा है। जयवीर ने कहा कि पहले भी मैनपुरी का किला ढहाया है, अब 2024 में कमल खिलेगा। वहीं अखिलेश ने कहा कि जयवीर सिंह पहले से ही डरे हुए हैं। तीसरा मुद्दा होगा आज अखिलेश यादव का घोषणा पत्र, जिसमें उन्होंने कई लोक लुभावन वायदे किए हैं, लेकिन इन वायदों को पूरा कैसे करेंगे, और ये सवाल बना हुआ है। इन्हीं मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर रिपोर्ट पर। योगी ने फिर भरी हुंकार, कहा सबकी गर्मी शांत कर दी। कि कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं, उनको गर्म मत होने दीजिए। योगी ने किसके लिए कहा पैंट गीली हो गई? अखिलेश के गढ़ में योगी के मंत्री ठोकेंगे ताल। पहली बार उस अवैध किले को भेजने का काम जयवीर सिंह ने किया है, तो मैं समझता हूँ ये किला भी ढहाया जाएगा और निश्चित रूप से कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैनपुरी की महाभारत में डिंपल वर्सेस जयवीर। उन्होंने तो पहले ही हार मान ली थी। उन्होंने कहा था कि लाखों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं लाखों से हराने के लिए उन्हें भेज दिया हो, जो आदमी पहले से ही डर रहा हो। पश्चिमी यूपी की लड़ाई फिर गर्मी पर आई। इस विजन डॉक्यूमेंट में समाजवादी पार्टी और हम सब का मानना है अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती एक बार फिर से शुरू की जाने का काम होगा। और डर तो ये है कि अगर बीजेपी के लोग दोबारा आ गए, अभी तो आर्मी में ये किया है 4 साल की नौकरी, हो सकता है उत्तर प्रदेश में पुलिस पीएससी की जो नौकरी है वो 3 साल की कर दें। और चलिए जान लेते हैं कि आज के 3 राउंड के सवाल कौन कौन से हैं। वो सवाल आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। राउंड नंबर 1, पश्चिमी यूपी में सुरक्षा के मुद्दे पर वोट। क्या सुरक्षा ये मुद्दा बीजेपी इस बार उठा रही पश्चिमी यूपी में? एक बार फिर। राउंड नंबर 2, 2024 में मैनपुरी का किला क्या भेद पाएगी बीजेपी? एक तरफ मैनपुरी, वो मैनपुरी जो नेताजी की मैनपुरी है, जहां पर इस वक्त डिंपल यादव सांसद है, क्या बीजेपी उसे ढा पाएगी? एसपी के घोषणा पत्र में कितना दम है? जो वायदे समाजवादी पार्टी ने किए हैं, उन वायदों पर कितना भरोसा जनता दिखाएगी? इन्हीं सब मुद्दों पर होगी बातचीत, चर्चा, महाबहस। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे मेहमान कौन कौन से हैं, ये सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। समीर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी की ओर से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर गंगा सहाय, दलित चिंतक, हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी इंतजार है। प्रभात त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रभात जी आपका। सवाल आपसे ही शुरू करूंगी आज की चर्चा की। फिर से वही बात हो रही है, गर्मी हमने ठंडा कर दी, हमने गर्मी शांत कर दी। क्या सुरक्षा के मुद्दे पर, जिस पर 2022 में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और 2022 का विधानसभा चुनाव जीता, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसी मुद्दे को उठा रही है बीजेपी, वहीं से आगे बढ़ रही है?
एक मुद्दा पकड़ा है, ये निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ के कामकाज और सबसे बड़ा जो एक प्रदेश के अंदर जो जंगल राज्य कहलाता था उत्तर प्रदेश, जहां माफिया तंत्र हावी था, बड़े बड़े लोग जो जेल से रंगदारी करते थे और चुनाव को प्रभावित करते थे, ये बिल्कुल सच है। योगी जी ने जो मंच से कहा, जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया या जो उन्होंने माफियाओं के लिए कहा, ये बिल्कुल सत्य है। ये उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जानती है। ये परसेप्शन योगी आदित्यनाथ ने जो अपने कार्यकाल में स्थापित किया है, अब वो उसको कैसे कराएंगे चुनाव के समय, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे मध्य हो, चाहे पूर्वांचल हो। देखिए, इसको समझना होगा कि आज जो घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी ने जारी किया, उन्होंने जिस तरीके से वायदे किए, जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने वो वायदे पूरे नहीं किए, चाहे वो भूख का मामला हो, वो जिस तरीके से वो राष्ट्रीय पार्टी के लेवल पे अपने आप को समझ रहे हैं। प्रभात जी लौटेंगे, प्रभात जी समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र का हम करेंगे उस पर चर्चा, उस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले बात कानून व्यवस्था की कर लेते हैं विस्तार से जरा। कानून व्यवस्था को बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ मुद्दा बना रहे हैं, बीजेपी मुद्दा बना रही है। 2022 का चुनाव अगर बीजेपी ने जीता तो उसका एक बड़ा क्रेडिट वो कानून व्यवस्था में सुधार को देते हैं, उसकी वजह मानते हैं, और यही वजह है कि शायद सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका जिक्र कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दलित चिंतक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब प्रियंका जी आपके पास आती हूं, आप इस मुद्दे पर किस तरह से काउंटर करेंगी बीजेपी का कानून व्यवस्था के मसले पर? देखिए नलिनी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कानून व्यवस्था होनी चाहिए, ये एक जरूरत है, परंतु किस तरह की कानून व्यवस्था? क्या हमारे देश में कानून नहीं है? क्या हमारे देश में संविधान नहीं है? क्या हमें अब बुलडोजर राज या इस तरह की धमकियों के साथ इस देश को, प्रदेश को चलाना पड़ेगा? मुझे लगता है कि ये एक जो तरीका है वो वाकई में एक चिंताजनक है। इसमें किस तरह कानून व्यवस्था को अंजाम दिया जाता है, इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, एक सीएम की भाषा कैसी होनी चाहिए, और इस देश में न्याय की एक प्रणाली है, एक प्रक्रिया है, क्या वो न्याय की प्रणाली और प्रक्रिया इनसफिशिएंट है जिसकी वजह से आज इस तरह की भाषणबाजी करनी पड़ती है? मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को 10 साल केंद्र में हो चुके हैं और 7 साल करीबन यहाँ उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं, पर आज इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। एक हाथ में मैनिफेस्टो भी नहीं है कि ये बता सके हम किसानों को क्या दे रहे हैं, हम युवाओं को क्या दे रहे हैं, और हम महिलाओं को क्या दे रहे हैं। इस देश के गांव, गरीब, किसान सब इंतजार कर रहे हैं। इन बड़ी बड़ी रैलियों में आप देखिए किस तरह से वही बातें रिपीट की जा रही जो आज से 10 साल पहले की जाती थी। और सुशासन की बात करने वाले आप बताएं ना, उत्तर प्रदेश में क्या महिला अपराध नंबर 1 पर नहीं है आज? क्या पुलिस कस्टडी में डेथ नहीं हो रही है? उसमें भी नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। ठीक है, समीर जी जवाब देंगे। समीर सिंह जी, आपके हाथ में मैनिफेस्टो तक नहीं है, आप जो बातें कह रहे हैं रिपीट कर रहे हैं 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी केंद्र में। नहीं, देखिए, हमको तो प्रियंका जी पर बेबसी इनकी देख के हंसी भी आ रही है, क्योंकि प्रियंका जी ये नहीं बता पा रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ सरकार में रहती हैं तो वो समाजवादी पार्टी पर अंकुश क्यों नहीं लगा पाई। समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश था, उत्तर प्रदेश माफियाओं का प्रदेश था, उत्तर प्रदेश के अंदर आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया जा रहा था। और 2017 में योगी जी आए, उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने कहा था कानून का राज होगा, जीरो टॉलरेंस होगी, और उस नीति को लागू किया उन्होंने और सीना ठोक के कहा कि हम अपराधियों को जेल में करेंगे और उनको सजा दिलाएंगे, और उन्होंने अपनी सरकार के अंदर उसको चरितार्थ। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में थे, वही मुजफ्फरनगर है जहां उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दंगा हुआ था, 50,000 लोग विस्थापित हुए थे, और एक समाजवादी पार्टी के मंत्री जो आज जेल में है, तथाकथित ताकतवर मंत्री की देन थी। उन्होंने ऐसे लोगों को थाने से छुड़ाया था जो लड़कियों की छेड़खानी कर रहे थे, बहनों को परेशान कर रहे थे, उनकी आबरू लूट रहे थे। ऐसे लोगों को पुलिस थाने से छुड़ा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दंगे में डालने का काम किया था। उनका नाम था आजम खान, जिनके दरवाजे पर, अभी जेल के दरवाजे पर अखिलेश यादव घुटनों के बल चल के गए थे रामपुर और मुरादाबाद की सीट के लिए। तो गुंडों और माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा था? और ठीक है समीर जी, यही बात बीजेपी बार बार कह रही है, लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सुनियोजित हत्या है मुख्तार अंसारी की।
कस्टडी में रहते हुए कैसे उनकी हार्ट अटैक से जान चली गई, कई आरोप उठ रहे हैं, उस पर भी हम जवाब देंगे। लेकिन अनुराग जी जुड़ गए हैं, अनुराग जी जुड़ गए हैं, पहले उनका रिएक्शन भी ले लेते हैं। अनुराग जी जुड़ गए हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। पार्टी के मन में गुंडों के प्रति प्रेम है और भाजपा के मन में गरीबों के प्रति प्रेम है, इतना अंतर है। ठीक है समीर सिंह जी, लौटेंगे आपके पास। अनुराग भदौरिया, कानून व्यवस्था के मुद्दे को बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बना रही है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट पूरे यूपी में लाना है, तो इस हिस्से को साधने के लिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को पहले कानून समझना पड़ेगा कि देश में संविधान और न्यायपालिका से देश चलता है, तो न्यायपालिका पे तो विश्वास रखना होगा ना। अगर आप न्यायपालिका पे विश्वास नहीं रख रहे हो तो इसके मतलब कानून का सम्मान नहीं कर रहे। एक बात। दूसरी बात, कह रहे थे कि देन है, तो बीएचयू किसकी देन है? जो बेटियों के साथ अन्याय हुआ, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ, तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की देन है और आपके नेता भी शामिल थे उसमें। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, किसकी देन है ये भी बता दीजिए। पहलवान महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ, पहलवान महिलाएं रोड पे घसीटी गई, किसकी देन ये भी बता दीजिए। कानपुर में जो बेटियों की जो उन्होंने सुसाइड किया, किसकी देन थी? उन्नाव में जो घटना हुई, किसकी देन थी? कितनी घटना गिनाएंगे भाई? भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं करना पाती? किसान धरने पे बैठता है, किसान की इनकम दुगनी करने की बात किया, 27 रुपए में किसान का पर डे इनकम 27 रुपए है, ये तो आपकी देन है। मानोगे कि नहीं मानोगे? आप कहते तो गरीब के हम यहाँ गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, किसकी देन है? ये भी तो मानोगे कि नहीं मानोगे? ये मानोगे कि यहाँ पे पर्चा लीक हो रहा है छात्रों का, किसकी देन है? ये भी मान लीजिए आप। तो सवाल उठता है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे देश के अंदर में बेरोजगारी 83% होगी, 83%। ये अभी लफाजी करेंगे थोड़ी देर बाद, ये आईएलओ की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। ठीक है। 83% जहां युवा बेरोजगार होगा, और ये मंच पे खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता 2014 जैसे लग रहा है ना 2014 का चुनाव हो रहा है। आप देखिए हूबहू भाषण, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, बक्सा नहीं जाएगा। अरे सब भ्रष्टाचारी तो आपने ले लिया अपनी पार्टी में, तो बक्सा कहां जाएगा? आपकी पार्टी में चले गए। एक आपने पत्रकार की, आपने एक समाचार पत्र की रिपोर्ट देखी होगी, 25 विपक्ष के नेता थे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, उन सभी को उन्होंने अपने दल में ले लिया और उनको पास कर दिया। परिवारवादी, इसका जवाब भी उनसे लेंगे, इसका जवाब भी उनसे लेंगे। चाहे कल्याण सिंह जी का परिवार हो, चाहे राजनाथ सिंह जी का परिवार हो, चाहे शिवसेना का परिवार हो, चाहे चिराग पासवान का हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे यहाँ पे घोसी से हमारे जो एक बड़ा लंबा चौड़ा बोलने वाले राजभर जी हो, चाहे निषाद हो, सब तो इनके पार्टी में आ गए। फिर बचा कहा परिवारवादी? परिवारवादी तो जितने सब आपके साथ हैं, तो आपके पास बोलने को कुछ नहीं, तो गिने चुनी क्या बातें करते हैं? इसका जवाब भी लेंगे अनुराग जी, इसका जवाब भी लेंगे। विश्वास करते जो जनता है इनको। देखिए जो सवाल आपसे किया, उस सवाल का जवाब देकर आप कहां तक पहुंच गए, आप कहां तक पहुंच गए? ठीक है, प्रोफेसर गंगा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से उनका भी रिएक्शन, फिर राउंड 2 बहस की भी शुरुआत करनी है। गंगा साहब जी, कानून व्यवस्था कितना बड़ा मैटर है और किस तरह से ये बीजेपी के फेवर में जाता दिख रहा है, या विपक्ष के पास जो तर्क हैं वो काउंटर करने के लिए काफी हैं? देखिए, कानून व्यवस्था का सवाल जब होता है तो उसको सबसे कमजोर की निगाह से देखना चाहिए कि जो इस व्यवस्था में, समाज में सबसे कमजोर है, सबसे हाशिए पर है, क्या वो सुरक्षित महसूस कर रहा है या कर रही है। तो उस दृष्टि से देखें तो दलितों, अल्पसंख्यकों, उनके बीच में ऐसा कोई सुरक्षा का माहौल नहीं दिखाई पड़ता, वो तो अब ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में इनको सोचना चाहिए, जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सुरक्षा मुहैया कराई है और वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कि वास्तव में किन लोगों को मजबूत कर रहे हैं और किन को कमजोर कर रहे हैं। जिन पूर्व की सरकारों पर आरोप लगता है, उन्होंने कम से कम वंचितों को, हाशिए के लोगों को मजबूत किया, उनको ताकत दी। इन्होंने तो सबसे ताकत छीन ली और ताकतवर लोगों को और ज्यादा ताकतवर बना रहे। तो आप कह रहे हैं कि बीते 10 साल में देश में और बीते 7-8 साल में प्रदेश में कोई अंतर नहीं हुआ, 17 से लेकर अभी तक प्रदेश में, और कमजोर हुआ, आप ये कह रहे हैं। समीर सिंह जी, चलिए अब राउंड 2 की बात कर लेते हैं, मैनपुरी का जिक्र करते हैं। मैनपुरी जहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव सांसद हैं और दूसरी तरफ आपने जयवीर सिंह ठाकुर को चुना है। जयवीर सिंह ठाकुर को चुनने के पीछे वजह क्या है? वो यूपी सरकार में मंत्री हैं, राजनीतिक तौर पर मजबूत हैं, वो कांग्रेस, बीएसपी, एसपी सब जगह रह चुके हैं, वो एसपी को अच्छे से जानते हैं, क्या वजह? नहीं, देखिए सवाल इसका नहीं है। सवाल इसका है कि जयवीर सिंह जी उसी मैनपुरी लोकसभा के विधायक हैं, ताकतवर नेता है, जनाधार के नेता है और निश्चित रूप से वो मैनपुरी के चुनाव को जीतेंगे।
हम मैनपुरी ही नहीं जीतेंगे, हम उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, यही हमारे फैक्टर माननीय है मोदी जी, समीर योगी जी ने जो यही काम किया फैक्टर है, या फिर वो ठाकुर हैं और इस वजह से उनको इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया? क्योंकि कहा जा रहा था कि ठाकुर बिरादरी नाराज चल रही है बीजेपी से। अभी 7 तारीख को महापंचायत हुई, उसके बाद ये रणनीति चेंज हुई। नहीं, देखिए ये तो मिथ्या है। हमें लगता है कि भदौरिया साहब निरंतर ये षड्यंत्र करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, उन्होंने क्या किया? महापंचायत के खिलाफ हो गए हैं, हम बीजेपी को वोट नहीं करना चाहते हो, भदौरिया जी ने षड्यंत्र कर दिया। भलाई की बात करते हैं, हम सबके विकास की बात करते हैं, हम सबके तरक्की की बात करते हैं, और हम समाज के सभी वर्गों का विकास और तरक्की हो, इसके लिए हम काम करते हैं। और निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर काम कर रही है। और अभी भदौरिया जी कह रहे थे, ठीक है, दोनों जने एक साथ बोलेंगे। अरे भाई, आप तो दंगाइयों को समर्थन करते थे, दंगाइयों का महिमामंडन करते थे, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेते थे, और गुंडों के मजारों का फतिया कौन पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, और लौटेंगे आप दोनों के पास लौटेंगे। बात अब समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो की कर लेते हैं, बात समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की कर लेते हैं। कुछ देर पहले न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने अखिलेश के घोषणा पत्र पर आजमगढ़ के एसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव से बात की। एसपी ने घोषणा पत्र में जाति जनगणना का वादा किया है। सुनिए बातचीत का ये अंश। सरकार में आप अकेलौते तो आ नहीं सकते, गठबंधन में आएंगे, लेकिन ममता दीदी को जातिगत जनगणना पसंद नहीं है, तो करवा कैसे पाइएगा? देखिए, 100% जातीय जनगणना होगी, 2025 तक होगी। इंडिया गठबंधन के अधिकांश पार्टियां इस पर सहमत हैं। ममता दीदी आज आपको सहमत नहीं है, उनको भी हम उनको भी सहमत करेंगे। आप आने तो दीजिए शासन में जी, आप आने दीजिए शासन में। और यही बीजेपी के लोग, मुझे याद है मैं सदन में मौजूद था 2010 के अंदर, जब जाति जनगणना को लेकर सदन में चर्चा हो रही थी जी, तो ये बीजेपी के लोग बढ़ के भाषण दे रहे थे जाति जनगणना के पक्ष में। अनुराग भदौरिया जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। भदौरिया जी, आप ही जवाब दीजिए। आपने जातिगत जनगणना को मैनिफेस्टो में जगह दी है, ममता जी को पसंद नहीं है, कांग्रेस ने जगह दी है, किसी और को पसंद नहीं है, फिर INDIA गठबंधन की सरकार बनेगी, तो इन वादों को पूरा कैसे करेंगे? देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और कह रही मैं सबसे आगे हूं, सारे जगह प्रचार चल रहा है, लेकिन जनता को क्या देंगे? अभी तक अपना मैनिफेस्टो लेके नहीं आए हैं, क्योंकि इनके मन में जनता को देने के लिए कुछ है नहीं। हमने तो कहा है कि किसान जिनकी ढाई आगे पीछे की बात, सवाल का जवाब दीजिए भदौरिया जी, पहले सवाल का जवाब दीजिए। प्रत्याशी बदलते हो, अच्छा सवाल का रोज प्रत्याशी बदलते हो, प्रत्याशी तय कर पाए? ठीक है समीर जी, लौटेंगे आपके पास। तय कर पाए? मुरादाबाद में क्या हुआ? सुन लीजिए, बिजनौर में क्या हुआ? अभी तो बोले ही नहीं है समीर जी के। बिजनौर में क्या प्रथम फेज के चुनाव में ही प्रत्याशी नहीं तय कर पाए अंतिम दिन? ठीक है, प्रत्याशियों की बात होगी, पहले मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं। समीर जी लौटेंगे आपके पास। क्या दृश्य था? समीर जी लौटेंगे आपके पास। भदौरिया जी को अपना जवाब दे लेने दीजिए। जातिगत जनगणना, इस वादे को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए। हम जाति जनगणना का भी पूरा करेंगे। हमने महिला, जो कमजोर महिलाएं हैं, जो उनको 3000 रुपए उनको मासिक पेंशन देने की बात की है। हम किसान जिनकी 2.5 एकड़ से कम जमीन है, उनको 5000 रुपए मासिक पेंशन देने की हमने बात की है। हमने मजदूरी 450 रुपए पर डे उनको मिलनी चाहिए, उसकी बात की है। कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे सही हो, पढ़ाई कैसे मुफ्त हो, यहाँ पे लैपटॉप कैसे मिले, जैसे दुनिया से बच्चे जुड़े। हमने डेवलपमेंट की बात की। समीर जी लौटेंगे आपके पास। ठीक है समीर जी, आपके पास लौटेंगे। आप क्या करेंगे बताइए? आप बताइए, आपने महिलाओं के लिए क्या सोचा है? बताइए क्या करेंगे? चलिए अब समीर जी जवाब दीजिए। अब अनुराग जी शांत हो जाइएगा। अनुराग जी आप शांत हो जाइए। समीर जी जवाब दीजिए। नहीं, इनको जवाब देना पड़ेगा कि इनका समीर जी को बोला झूठ का महिलाओं के मन में क्या है? उसमें कुछ नहीं है। ये 24 घंटे बिजली की बात करते हैं, 3 जिले को बिजली देते थे। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, सबसे ज्यादा महिला अपराध इनकी सरकार में था। ये फसल बीमा की बात करते हैं, कर्ज माफी की बात करते हैं। ये शुगर मिल बेचने का रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी को 20 शुगर मिल इन्होंने बेचा। वो आपकी ही बात
बात कर रहे हैं, अनुराग जी वाकई बात कर रहे हैं। गन्ना मूल्य भुगतान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया, वो किसका बकाया था? शुगर मिल क्यों बेच रहे थे? हमने शुगर मिल चलाया। अच्छा ठीक है, आप दोनों ही शांत हो जाइए। बेच रहे थे, ये महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा। आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों ही शांत हो जाइए। प्रियंका गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, ठीक है। अनुराग जी और समीर जी दोनों की आवाज नीचे कीजिए प्लीज। प्रियंका गुप्ता जी आपके पास आ रही हूं। आपने भी मैनिफेस्टो जारी कर दिया, समाजवादी पार्टी ने भी मैनिफेस्टो जारी किया। आप न्याय की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी अधिकार की बात कर रही है। पुरानी पेंशन स्कीम आपने अलग अलग जब विधानसभा चुनाव लड़ा था उस मसले को रखा था घोषणा पत्र में, लेकिन अब उस बात को आप भूलते दिख रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है। कैसे इन वादों को पूरा करेंगे? देखिए मेनका जी, जहां जहां हमने वादा किया वहां वहां हमने पुरानी पेंशन स्कीम लागू भी कर दी है। और ऐसा नहीं है, सेंट्रल लेवल पे भी हमने कमेटी गठन करने का वादा किया है। और इसके साथ में किस फॉर्म में लागू होगी ये पूरी तरीके से सरकार आएगी, उसके बाद पूरी देश में लागू की जाएगी। और रही बात समाजवादी पार्टी के जो मैनिफेस्टो की, तो मुझे लगता है कि समाज में जिन लोगों को जरूरत है, अगर हम उत्तर प्रदेश देखें, क्योंकि जो हमारा मैनिफेस्टो है पूरी तरीके से पूरे भारत के लिए है, उसमें स्पेसिफिक अगर कुछ बातें छूट भी गई होंगी तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से स्टेट लेवल पे उन चीजों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उन सारी चीजों को रखा है। और एक साथ हम मिलकर इन सारी चीजों को जो देश की जनता के लिए है, गांव, गरीब, किसान, महिला और बेरोजगारों के लिए हैं, उन चीजों को हम पूरी तरीके से इस देश में लागू करेंगे। और ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारी गारंटी है। पर आज अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप पूछेंगी कि वो किसानों को क्या देंगे, तो ये बगले झांकते हुए नजर आएंगे। ठीक है, प्रभात जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रभात जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इसको समाजवादी पार्टी 10 साल के कार्यकाल, समाजवादी पार्टी 2 बार सत्ता में रही, ठीक है, 2 दशक तक सत्ता में रही। जब ये सत्ता में रही तब इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया। अनुराग जी आप दूसरों को बोलने का मौका तो दीजिए। घोषणा पत्र बनाते, इंडिया गठबंधन इनका एक बंद। अनुराग जी, प्रभात जी बोल रहे, उन्हें सुन लीजिए आप। तो ऐसी स्थिति में बोलना पड़ेगा, पार्टी का की बात कर रहे हैं तो एक सेकेंड, सभी की आवाज कम कीजिएगा जरा, सबकी आवाज कम कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, आपके घोषणा पत्र में मीडिया को आजादी ये भी जिक्र है, तो कम से कम मेरी बात तो सुनिए। आप यहाँ तो आजादी दीजिए। आप ना मेरी बात सुन रहे हैं, ना किसी गेस्ट की और की बात सुन रहे हैं। अरे हम तो आपका सम्मान कर रहे हैं, इन्होंने तो आपको गोदी मीडिया बना दिया है बीजेपी वालों ने। हम तो देखिए सुनिए, किसने किसको क्या बनाया है, ये सर्टिफिकेट देना बंद कीजिए। ये सर्टिफिकेट देना बंद कीजिए आप। सबसे पहले तो आप सर्टिफिकेट देना बंद कीजिए। पत्र में सम्मान की अनुराग जी की आवाज नीचे कीजिए। प्रभात जी कुछ कह रहे हैं और घोषणा पत्र में सम्मान की बात सर्टिफिकेट देंगे। अरे आप क्रिकेट खेलिए जाके। ठीक है, आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। आप खारिज हो गए, आपको खारिज कर दिया गया। ठीक है, चलिए घोषणा पत्र में जो बात है वो यहाँ चरितार्थ कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके की भाषा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, ना अनुराग भदौरिया व्यक्तिगत टिप्पणी करें। और प्रभात जी आपसे भी रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त बहस में शामिल होने के लिए। तो घोषणा पत्र जारी हो गया, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, बीजेपी का इंतजार है और तमाम मुद्दों पर हुई बातचीत। बस कुछ दिनों का इंतजार, जब पहले चरण का मतदान होगा और उसके बाद 4 जून तक का इंतजार है। लेकिन इसी तरह से मतदान की प्रक्रिया गर्मा गर्मी हमें देखने को मिलती रहेगी। रुकेंगे आज छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी।